नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सभी प्यारे विद्यार्थियों का मैं आज क्लास में स्वागत करता हूं। और प्रिय विद्यार्थियों, आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल। आदिकाल के इसमें हम देखेंगे नामकरण, यानी कि आदिकाल का नामकरण कैसे पढ़ा और आदिकाल को कौन किस किस विद्वान ने कौन कौन से नाम से संबोधन किया है साथियों, इन पर पूरा विचार करेंगे। और आदिकाल के नामकरण के लिए किन प्रवृत्तियों को, कौन सी पुस्तकों को आधार बनाए, इन सब पर आप चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज क्लास में स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं साथियों आज क्लास को। इसके पहले यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन दबाकर साथियों ऑल पर क्लिक करें, ताकि हर क्लास आपकी मेरी आपके पास पहुंच सके। साथियों मैं साथियों आपका फर्स्ट ग्रेड और यदि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हिंदी और सेकंड ग्रेड हिंदी की आप तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपके लिए ये मैटर्स जो मैं उपलब्ध कराऊँ साथियों, इसमें से 95% साथियों आपके एग्ज़ाम में आएगा साथियों। ये मैं पूरी आपको दावे के साथ कहता हूँ। तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को स्थूल रूप से, स्थूल रस से नहीं साथियों, यहाँ पर स्थूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। और ये आपको पता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इस प्रकार से इसको 4 कालों में विभाजित किया गया है। आगे हम बात करते हैं इसकी। तो साथियों देखिए, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विवादास्पद काल है। हिंदी साहित्य के जो 4 काल है, 4 कालों में जो सर्वाधिक विवादास्पद है तो वह साथियों आदिकाल ही है साथियों। इस पर सर्वाधिक विवाद है विद्वानों में। आदिकाल के नामकरण, समय सीमा, साहित्य की प्रामाणिकता और वर्गीकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। किसमें? एक तो इसको नामकरण को लेकर इसमें मतभेद पाया जाता है, इसकी समय सीमा पर मतभेद पाया जाता है, इसकी प्रामाणिकता को लेकर समय पाया जाता है और इसका वर्गीकरण पर भी साथियों क्या पाया जाता है, मतभेद पाया जाता है। तो एक तो नामकरण हुआ, एक समय सीमा हुई, एक इसके प्रमाणिक जो इनके जो साहित्य है उस साहित्य की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठता है, और इसके वर्गीकरण को, क्योंकि अलग अलग वर्गीकरण किया है साथियों, अलग अलग नाम दिया है सभी साहित्य इतिहासकारों ने। आगे बात करते हैं। इन विद्वानों को दृष्टिगत रखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को सर्वाधिक अंतर विरोधी और अंतर व्याघातों का काल कहा है साथियों। आधुनिक काल को सर्वाधिक अंतर विरोधी और अंतर व्याघातों का काल किसने कहा साथियों? तो ऐसे अंतर विरोधी, अंतर व्याघातों का, तो ऐसे याद रखिए साथियों आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी की याद रखेंगे साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन विद्वानों को दृष्टिगत रखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को सर्वाधिक अंतर्व्याघातों और अंतर्विरोध और अंतर्व्याघातों का काल कहा है साथियों। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब यहाँ पर नामकरण पढ़ते हैं साथियों, इनका नामकरण ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। इस काल को सर्वाधिक विवाद, इस काल में सर्वाधिक विवाद इस कालखंड के नाम को लेकर है। यानी हिंदी साहित्य में या हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के विषय में जो विवाद है, तो सर्वाधिक जो विवाद है वो इसके नामकरण पर विवाद है। यानी कि इसके नामकरण पर अलग अलग विद्वानों ने, प्रिय विद्यार्थियों, अलग अलग नामों से इसे संबोधित किया है। कौन कौन से नामों से संबोधित किया है ये अपन देखते हैं आगे, और फिर इसको आदिकाल ही क्यों कहा जाता है, अन्य नाम क्यों नहीं, इस पर भी हम विचार करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, एक तरफ लिख रखा है साथियों मैंने नामकरण और नाम, और एक है नामकरण करता साथियों। आदि चारण काल जॉर्ज ग्रिसन ने कहा, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने किया। क्या याद रखना साथियों? आरंभिक काल, चारण काल तो जॉर्ज ग्रिसन ने, ध्यान रखना चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रिसन ने इसे चारण काल का, क्योंकि साथियों गारसा दत्तासी और एक शिव सिंह सेंगर ने तो इनके कालविभाजन और नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया साथियों, और इसके बाद जो ग्रंथ लिखे गए हैं वहाँ से किया गया। तो ध्यान रखना, चारण काल जो नाम दिया है वो जॉर्ज ग्रिसन ने दिया। आरंभिक काल किसने कहा आदिकाल को? तो आप इसकी याद रखिए, आ और मैं या मी, आ मी। आरंभिक काल में याद रखिए आ और मी। आ से आरंभिक काल, मी से मिश्र बंधु। कैसे? आ से बनेगा आ और मी से बनेगा मिश्र, तो ये बनेगा आरंभिक काल, यानी कि आमी।
आरंभिक काल जैसे आता है तो आपको याद रखना चाहिए आमी आरंभिक, आमी मी से बनेगा मिश्र बंधु विनोद, आ और मी आरंभिक काल से याद रखे, आमी तो ये बनेगा मिश्र बंधु विनोद। वीर गाथा काल तो आपको याद रह जाएगा, यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। अब संधि चारणकाल, इसे याद रखना राम कुमार वर्मा, संधि चारणकाल राम कुमार वर्मा, और चारणकाल तो जॉर्ज ग्रेसन है, और संधि चारणकाल है साथियों डॉक्टर राम कुमार वर्मा। संधि काल कैसे साथियों, इसमें एक भाषा साथियों, एक दो भाषाओं का मेल था, एक भाषा साथियों समाप्ति के कगार पर थी और दूसरी भाषा का यहाँ पर उद्गम या उत्पन्न, दूसरी भाषा का उद्भव हो रहा था साथियों, इसलिए इसे संधि चारणकाल के नाम से जाना गया, क्योंकि यहाँ दो भाषाओं का मेल था, एक का अवसान होने वाला था और एक का उदय होने वाला था साथियों। इस संधि चारणकाल का डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, मैंने इसके पहले भी आप क्लास में कहा था, जहाँ पर भी सिद्धों का नाम आता है साथियों वहाँ पर आपको 90% राहुल सांस्कृत्यायन लगाना है। क्या लगाना है? राहुल सांस्कृत्यायन। तो ये बीज व काल, तो इसको याद रखें, आगे बी और पीछे रखे में, इसको याद रखें साथियों भीम। यह बी से बनेगा बीज वपन काल और में से बनेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज व काल में रखिए बी और में, बी से बनेगा बीज पवन काल और इस में से बनेगा साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके याद रखें बीज वपन काल यानी कि भीम, ऐसे याद रखें साथियों। आगे याद रखें साथियों प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल जैसे अपन ने देखा था आरंभिक काल में अपन ने देखा था आ और मी, ऐसे प्रारंभिक काल में देखा सब प्रा और गे से बनेगा साथियों क्या बनेगा गणपति चंद्रगुप्त। मी से बनेगा मिश्र बंधु। आ से तो बनेगा आरंभिक काल, प्रा से बनेगा प्रारंभिक काल, मी से बनेगा मिश्र बंधु, गे से बनेगा साथियों गणपति चंद्रगुप्त। तो प्रारंभिक काल तो यहाँ आप रखिए प्राग, प्रारंभिक काल प्राग, प्रारंभिक काल प्राग, प्रारंभिक काल प्राग। बीजवपन काल साथियों इसमें आप रखें भीम, क्या रखें बीजवन काल क्या रखें भीम, प्रारंभिक काल में गणपति चंद्रगुप्त। शून्य काल भी साथियों गणपति चंद्रगुप्त ने ही कहा, इसको शून्य काल भी किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने ही शून्य काल कहा साथियों। अपभ्रंश काल कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने साथियों इसको कहा अपभ्रंश काल। क्या कहा? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश काल में याद रखना तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और एक धीरेन्द्र वर्मा दोनों का नाम याद रखना साथियों। अपभ्रंश काल में एक आएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी और एक आएंगे साथियों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अपभ्रंश काल चंद्र शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा, चंद्र शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा, इस प्रकार से साथियों आप इसको याद रखें। आगे और भी है अभी प्रिय साथियों, जाएगा नहीं। अगला साथियों अपना आता है वीर काल साथियों, ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। एक आता है साथियों वीर गाथा काल। वीर गाथा काल तो ये तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल, तो जो आदिकाल को नाम दिया गया, लेकिन वीर काल में आप राय दिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आके है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वीर काल में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपको याद रखना है। जे काव्य साथियों, जे काव्य और बाल्यकाल, जे काव्य और बाल्यकाल साथियों दोनों जो शब्द प्रयोग किए ये किए रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो बाल्यकाल जे काव्य बाल्यकाल, जे काव्य बाल्यकाल ये रखना रमाशंकर शुक्ल, रमा और शंकर, रमा शंकर की तो जे काव्य और बाल्यकाल इसको याद रखना। जे काव्य किसने? रमाशंकर दोनों की क्या है? जे हो। रमा और शंकर दोनों की क्या करेंगे? दोनों की जे करेंगे। कब करेंगे? बाल्यकाल में। तो रमाशंकर शुक्ल जे काव्य रमाशंकर शुक्ल और बाल्यकाल भी रमाशंकर शुक्ल, दोनों ने ही ये दोनों ही नाम इनके द्वारा दिए गए हैं। अब आता है सक्रांति काल, इसमें रखना आप राम प्रसाद मिश्र। सक्रांति काल, सक्रांति काल इसको भी याद रखें। सक्रांति काल राम कुमार राम प्रसाद मिश्र, सक्रांति राम प्रसाद, सक्रांति क्रांति राम, क्रांति प्रसाद, क्रांति प्रसाद, क्रांति प्रसाद, क्रांति का प्रसाद कौन? राम प्रसाद मिश्र, राम प्रसाद मिश्र याद रखना। संक्रमण काल किस किस को संक्रमण होता है? डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा को, डॉक्टर राम लेखावन शर्मा, राम केलावन लेखावन शर्मा या राम केलावन शर्मा,
राम लेखावन शर्मा होगा। संक्रमण किन किन को होता है? डॉक्टर हरीश वर्मा को और राम खेलावन शर्मा को, दोनों को संक्रमण होता है साथियों। तो राम याद रखना, संक्रमण काले हरीश चंद्र वर्मा और डॉक्टर राम लेखावन शर्मा साथियों। आधार काल मोहन अवस्थी। आधार कौन है? मोहन है। आधार कौन है? मोहन है। अंधकार में कुल है कमल कुल श्रेष्ठ। अंधकाल में कमल कुल श्रेष्ठ, ध्यान रखना, अंधकार में कमल कुल श्रेष्ठ साथियों, अंधकार कमल कुल श्रेष्ठ। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और उद्भव काल वासुदेव। उसे याद रखना वासुदेव, उसे याद रखना वासुदेव। जिसे अपन ने वहाँ पर याद रखा था, योगिंद्र मुनि को हिंदी का पहला कवि मानने वाले कौन हो साथियों? वासुदेव, यानी भगवान श्री कृष्ण ही है, वासुदेव सिंह। और उद्भव काल भी वासुदेव सिंह ने माना, उसे याद रखना वासुदेव सिंह, उसे याद रखना वासुदेव सिंह। आदिकाल तो आपको याद रह जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, आ से हजारी प्रसाद द्विवेदी, आ से हजारी प्रसाद द्विवेदी, आ से याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल जो नाम दिया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। अंधकार में कौन है? कमल कुल श्रेष्ठ अंधकाल में है। आधार काल कौन है? मोहन अवस्थी आधार काल में। और संक्रमण किसे किसे होता है? हरिश्चंद्र को और राम लेखावन को संक्रमण होता है। हरिश्चंद्र को और राम लेखावन को संक्रमण होता है साथियों। आगे बात करते हैं अपन, तो आगे अपना जो आएगा वो आएगा सर्वमान्य मत अनुसार आदिकाल। इसे क्या कहा जाता है? आदिकाल कहा जाता है साथियों, जिसे आचार्य रामचंद्र वीरगाथा काल का और विश्वनाथ ने इसे वीर काल कहा साथियों। आदिकाल के नामकरण का श्रेय भले ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है, किंतु इस नाम का प्रयोग द्विवेदी के पहले मिश्र बंधु और आचार्य शुक्ल भी कर चुके हैं। यानी आदिकाल जो नाम दिया ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ने जो काल विभाजन किया उसे दिया गया। लेकिन आदिकाल को साथियों, यानी कि इस काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के पहले किन किन ने और कहा? तो मिश्र बंधुओं ने भी इसे आदिकाल कहा और आचार्य शुक्ल ने भी साथियों इसे आदिकाल नाम दिया है। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल तथा मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल पर जोर दिया, इसलिए आदिकाल नामकरण का श्रेय उन्हें नहीं दिया जाता है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे वीरगाथा काल नाम दिया, ज़्यादा फोकस इस पर किया जाता है, आदिकाल पर नहीं किया साथियों, इसलिए आदिकाल उनके द्वारा कहा नहीं पड़ा। और इसने मिश्र बंधु ने आरंभिक काल पर जोर दिया, इसलिए आदिकाल नामकरण का श्रेय इन्हें नहीं दिया जाता है। इसलिए आदिकाल के नामकरण का श्रेय यदि किसी को दिया जाता है साथियों, तो वह दिया जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को आदिकाल के नामकरण का श्रेय दिया जाता है साथियों। आगे और भी बात करते हैं। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक लिखकर इस नामकरण को दृढ़ता प्रदान की, इसलिए नामकरण का श्रेय उन्हें दिया जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल का, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 3 ग्रंथ लिखे हैं साथियों। किनने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा है एक हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो इस पुस्तक का नाम ही क्या लगा? हिंदी साहित्य का आदिकाल रखा, इसलिए साथियों इनके आदिकाल के नामकरण का श्रेय दिया जाता है। आदिकाल के सुझाए गए नामों में सर्वाधिक चर्चित नाम आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया वीरगाथा काल है। आदिकाल को अनेक लोगों ने और भी नाम दिया, जैसे चारण काल है साथियों तो जॉर्ज ग्रिसन ने दिया, संधि चारण काल है साथियों तो राम कुमार वर्मा ने दिया, बीज वपन काल है साथियों तो बीज भीम यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया साथियों। इस प्रकार से इसको अन्य नाम भी दिए गए। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के नामकरण के लिए 12 ग्रंथों को आधार माना है साथियों। कितने ग्रंथों को आधार माना है? आचार्य शुक्ल ने जो आदिकाल के नामकरण के लिए 12 ग्रंथों को आधार माना है साथियों। अब वे 12 ग्रंथ कौन कौन से साथियों, उस पर बात करें। इन 12 ग्रंथों को इन्होंने पुनः 2 भागों में बांटा है, एक साहित्यिक पुस्तक है और एक देशी भाषा का काव्य है। साहित्यिक पुस्तक है और देशी भाषा का काव्य है साथियों। तो यहाँ पर बात करेंगे साहित्यिक पुस्तकें कौन कौन सी है और देशी भाषा का काव्य कौन कौन सा है साथियों, इस पर विचार करेंगे। आगे बात करते हैं साथियों, तो साहित्यिक पुस्तकों से तात्पर्य है अपभ्रंश भाषा में रचित पुस्तकों से, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। यानी कि इन्होंने आदिकाल को पुनः 2 भागों में बांटा है, एक साहित्यिक पुस्तक है और एक देशी भाषा की पुस्तक है। तो ये साहित्यिक पुस्तक अंतर्गत इन्होंने जो रचनाएं मानी साथियों 4 ही मानी। कौन सी? हम्मीर, विजय, कीर्तिलता और कीर्तिपता का, इनको साथियों अपभ्रंश भाषा की रचना माना जाता है। किनको? हम्मीर काव्य को, विजयपाल रासा को, कीर्तिलता को और कीर्तिपताका को साथियों किसकी भाषा की माना जाता है? अपभ्रंश भाषा की रचना माना जाता है। इसके आगे बात करते हैं साथियों, देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या 8 मानी जाती है।
कितनी? 8 में पृथ्वी, खुमान, बिसल, परमार, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका, विद्यापति और खुसरो की पहेलियाँ। विद्यापति और खुसरो की पहेलियाँ, इन 8 को साथियों उन्होंने क्या माना? देसी भाषा की रचना माना है। इसलिए इनको देशी भाषा काव्य पुस्तकों के अंतर्गत इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शामिल किया है। पहला बात, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमार रासो, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका और विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियाँ साथियों। ये दोनों राजा जयचंद्र पर साथियों आधारित है। परमार रासो साथियों जिसमें परमर्द देव का वर्णन है वह है साथियों। बिसल देव रासो में विग्रहराज चतुर्थ, जिसे इतिहास में बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है साथियों, उसका और उनकी पत्नी राजमती का विवाह, विच्छेद और पुनर्मिलन साथियों इसमें वर्णित है। खुमान रासो में चित्तौड़ के राजा खुमान द्वितीय का वर्णन है साथियों, खुमान द्वितीय का वर्णन है। और पृथ्वीराज रासो में तो आप जानते हो, एक तो पृथ्वीराज चौहान और साथियों मोहम्मद गौरी के युद्धों का वर्णन है। और साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान के घर को त्यागना, योगी का वेश धारण करना साथियों, ये तो रतन सिंह के साथियों, या और भी साथियों गौरी बंदी बनाना आदि, इसमें तो आपको ये पता ही होगा। तो इन 8 रचनाओं को तो आचार्य शुक्ल ने विदेशी भाषा काव्य के अंतर्गत माना है और 4 रचना को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत माना है। और 4 रचना कौन सी साथियों? पहला है साथियों हम्मीर रासो, 2 याद रखना, एक तो कीर्तिलता और कीर्ति पता का। अब 2 और याद रखना साथियों, एक हम्मीर रासो याद रखना साथियों और एक साथियों एक है विजयपाल रासो, 2 याद रखना। अपभ्रंश में एक तो अपभ्रंश में आप याद रखें, अपभ्रंश काव्य में ऐसे याद रखते, एक तो हम्मीर, विजय, की याद रखना, हम्मीर, विजय, की और की, ये अपभ्रंश की है और बाकी सब देशी भाषा काव्य की रचना है प्रिय साथियों। अब आगे बात करते हैं साथियों, आचार्य शुक्ल ने इसके विषय में क्या कहा। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में कहा है कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 बिसलदेव रासो को छोड़कर शेष, इनमें से अंतिम 2 तथा बिसलदेव रासो को छोड़कर शेष सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक है, अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रख दिया जा सकता है। इसमें अंतिम 2 और बिसलदेव रासो को साथियों, अंतिम 2 विद्यापति पदावली और बिसलदेव रासो को, एक तो ये और एक ये 2 को 3 को छोड़कर साथियों बाकी और इस तीनों में साथियों बाकी रचना में वीरगाथा काल की प्रधानता है। इसमें वीरगाथा काल की इसमें वीरगाथा काल की प्रधानता है। यानी 5 में तो वीरगाथा काल की प्रधानता है और साथियों 3 में वीरगाथा काल की प्रधानता नहीं है साथियों। इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें साथियों। यानी कि 4 रचना तो अपभ्रंश काव्य की और 8 रचना देशी भाषा काव्य की, और देशी भाषा काव्य में भी साथियों कितनी? 3 रचना को साथियों, 3 रचनाओं को छोड़कर बाकी रचनाओं में क्या है? वीरगाथा काल की प्रधानता है प्रिय साथियों। आगे बात करते हैं। नोट करके क्या लिखा? अंतिम 2 से तात्पर्य विद्यापति पदावली तथा खुसरो की पहेलियों से। अंतिम 2 से तात्पर्य है एक विद्यापति पदावली और एक खुसरो की पहेलियां साथियों। आगे हम बात करते हैं। उक्त कथन के आधार पर इन 12 पुस्तकों में से 9 में वीर गाथाओं की प्रधानता है साथियों। 2 में, 3 में नहीं है। 3 में से कौन सी साथियों? एक तो ये आपको याद रखना है, एक तो बिसलदेव रासो याद रखना, बिसलदेव रासो के बाद से एक विद्यापति पदावली याद रखना और एक रखा खुसरो की पहेलियां। इन 3 में वीरगाथा काल की प्रधानता नहीं थी, बाकी सभी में वीरगाथा काल की प्रधानता थी साथी, यानी वीर गाथाओं की प्रधानता थी। इसलिए आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है। उक्त 12 पुस्तकों में से कुछ रचना पूर्ववर्ती अपभ्रंश की है, कुछ तो पूर्ववर्ती अपभ्रंश की है, कुछ अप्राप्य तथा कुछ संदिग्ध प्रमाणित है। अतः इनके आधार
पर किया गया नामकरण विद्वत समाज में मान्यता नहीं कर सकता है साथियों। किनकी? इन सभी, क्योंकि इसमें कुछ तो है अप्राप्य है, कुछ की संदिग्धता अप्रामाणिक है, कुछ अप्राप्य, उनकी संदिग्धता अप्राप्य है, और कुछ पूर्ववर्ती अपभ्रंश की है। तीनों के कारण साथियों ये मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया। अब देखो अपभ्रंश की कौन कौन सी साथियों, अपभ्रंश की अभी अपन देखा था साथियों, हमीर विजय के की, ये तो अपभ्रंश की, किसकी? हमीर विजय की और की, किसे? कीर्तिलता और कीर्तिपता का, विषय विजयपाल रासो है, ऐसे हमीर रासो। अपभ्रंश ऐसे याद रखें, हमीर विजय की, हमीर विजय की, इसे याद रखें आप। क्या? हमीर विजय, ऐसे याद रखें, हमीर विजय की और की, इसको याद रखें, हमीर विजय की और की। अप्राप्य रचना है, हमीर रासो है प्राप्य, विजयपाल रासो है प्राप्य, कीर्तिलता और कीर्तिपता, जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका साथियों, यह है प्राप्य। अब यह है अप्राप्य रचना। वीर रसित रचना, जिनमें वीर रस की रचना नहीं है साथियों, वह एक तो बिसलदेव रासो, विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियाँ साथियों, खुसरो की पहेलियाँ। ये वीर रसदर रचना है, यानी इसमें वीर रस का, इसमें वीर रस नहीं है कहने का मतलब साथियों, ध्यान रखना, इसमें ये वीर रस प्रधान रचना नहीं है साथियों। इसमें ये विद्यापति पदावली की बात करते हैं तो ये साथियों श्रृंगार रस में है, और ये भी साथियों इसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता है। कहने का मतलब 3 रचना में साथियों 12 में से 9 में तो वीर गाथाओं की प्रधानता है, लेकिन इन 3 रचना में वीर रसेतर यानी वीर रस का इसमें साथियों कहीं भी नामोल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए ध्यान रखना साथियों। संदिग्ध है प्रतिरासो, खुमार रासो और परमार रासो, इसको पुनः याद रखिए, हमीर विजय की और की, हमीर विजय की, पृथ्वी परमाल, पृथ्वी पर खुमाण, पृथ्वी पर खुमाण साथियों, ये अपभ्रंश भाषा की रचना है। कौन है? अपभ्रंश भाषा की रचना है। ये जो है साथियों पृथ्वी पर परमार, क्या? पृथ्वी पर परमार, ये साथियों कौन है? इनकी संदिग्धता अप्रमाणित है, पृथ्वी पर परमार। और बिसलदेव रासो, विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ साथियों, ये वीर रसेतर रचना है। क्या है? वीर रसेतर रचना है साथियों। इस प्रकार से ये आज क्लास में अपन ने देखा है, तो इसका क्या है, नामकरण देखा साथियों, और नामकरण को किस आधार पर साथियों इनका नामकरण किया गया है, यह भी अपन ने यहाँ पर देखा है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी साथियों। मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। अब आगे बात करते हैं, कल पढ़ेंगे साथियों आदिकालीन अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत कौन से विद्वान ने कितने पुस्तकों को स्थान दिया है साथियों, तो ये पढ़ेंगे हम कल, आदिकालीन अपभ्रंश काव्य साथियों। ध्यान रखना, आदिकालीन अपभ्रंश काव्य यह पढ़ेंगे कल। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम प्रिय विद्यार्थी।